हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे क्लाइमेटोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडल का संगठन एवं संरचना। वायुमंडल का संगठन एवं संरचना। तो वायुमंडल का संगठन एवं संरचना जो देख पा रहे हैं, इसमें हम भूमिका सबसे पहले बताएंगे, क्योंकि ये मेंस एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है। प्री के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, मेंस के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वायुमंडल का संगठन। किस चीज कैसा बना हुआ है? तो वायुमंडल के संगठन में बहुत सारी गैसेस रोल प्ले करती हैं, जैसे गैसें, देन जलवाष्प, देन धूल कण यानी डस्ट पार्टिकल्स, और परागकण यानी पोलन ग्रेन्स, एंड एरोसॉल, और राख यानी ऐश, और बहुत सारा धुआं यानी धूम्र। ये सारी चीज़ें वायुमंडल का संगठन करती है। इसमें गैसों की बात की जाए तो बहुत तरह की गैसेस हैं, आगे डिटेल में हम आपको बताएंगे। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, वायुमंडल की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर में देखते हैं, ये कई परतें पाई जाती हैं वायुमंडल में, जैसे क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, एंड देन समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फेयर कहेंगे इसे। ये सेकेंड लेयर है एटमॉस्फेयर की। और फिर थर्ड लेयर है जिसे हम बोलते हैं मध्य मंडल। मध्य मंडल यानी कि मीजोस्फीयर, और देन ताप मंडल या थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर को हम दो भागों में बांट सकते हैं, यानी एक तो आयन मंडल या आयनोस्फीयर, और सेकेंड होता है बहिर्मंडल या एक्सोस्फीयर। अब हम इसकी भूमिका के बारे में, यानी वायुमंडल होता क्या है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी के चारों ओर गैसों का आवरण है, यानी गैस, धूल कण, जलवाष्प, परागकण, एरोसॉल, राख, धूम, इन सब का वह आवरण है। तो पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले गैसों के आवरण को या वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल का अस्तित्व पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, यानी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जहाँ तक कार्य करेगा वहीं तक वायुमंडल का अस्तित्व या एग्जिस्टेंस रहेगा। देखा जाए तो 29 किलोमीटर की ऊंचाई पर 97% वायुमंडल पाया जाता है, यानी इफेक्टिव एटमॉस्फेयर इज फाउंड अप टू द हाइट ऑफ 29 किलोमीटर। बट कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि वायुमंडल 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक भी एग्जिस्ट करता है। तो जो भी है, हम लोग इसके बारे में अभी इसकी संरचना में डिस्कशन करेंगे कि कितनी ऊंचाई तक है और क्यों है। लेकिन सबसे पहले तो देखें हम ये बना किस चीज़ का है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल देखते हैं तो गैसेस का है। गैसेस में जैसा कि नाइट्रोजन आप देख पा रहे हैं, नाइट्रोजन करीब 78%
नाइट्रोजन है। पूरे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है। अब 78% नाइट्रोजन यानी सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। पहली बात तो ये एटमॉस्फेयर में डाइल्यूटेंट का काम करती है, यानी ऑक्सीजन को डाइल्यूट कर देती है, नहीं तो वायुमंडल में आग लगने की घटनाएं बहुत ज़्यादा हो जाए। दूसरा, ये गैस सिलेंडर में भरी जाती है, इंडस्ट्रियल गैस सिलेंडर्स में यूज़ की जाती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा बैक्टीरिया पौधों को नाइट्रोजन उपलब्ध कराते हैं। नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है तो नाइट्रेट बनाती है, नाइट्राइट बनाती है। कभी कभी नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्शन करके अमोनिया बनाती है और फिर उससे दूसरे पदार्थ बनते हैं। तो इस तरह नाइट्रोजन का प्रकृति में बहुत ही अधिक उपयोग होता है। अब हम देखें दूसरा, तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी अमाउंट है करीब 21%। 21% पाई जाती है और ये करीब धरातल से 64 किलोमीटर तक इफेक्टिव होती है। इसके ऊपर भी पाई जाती है। तो ऑक्सीजन को प्राण गैस कहते हैं, यानी लाइफ गैस कहते हैं। आपने कोरोना में देखा ही कितनी इम्पोर्टेंट थी। साथ ही साथ ये दहन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी कंबशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट। अगर ऑक्सीजन ना हो तो कहीं आग ना लगे। ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, यानी रस्ट लगता है, जैसे जंग वगैरह लगता है लोहे में, वो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन की वजह से होता है। तो इस तरह ऑक्सीजन बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। थर्ड इम्पोर्टेंट गैस आर्गन है, जो वायुमंडल में पाई जाती है। इसकी अमाउंट 0.93% होती है। आर्गन एक इनर्ट गैस है और इसका प्रयोग बल्ब में किया जाता है। बल्ब में भर दी जाती है जिससे कि टंगस्टन का जो फिलामेंट होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा दिया जाए, नहीं तो वो पिघल जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट अगर देखा जाए तो 0.03% है, लेकिन निरंतर फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से वायुमंडल में इसकी अमाउंट अब देखा जाए तो 0.04% हो गई है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड अमाउंट बढ़ रही है। ये वायुमंडल में हरित गृह का प्रभाव भी करती है, यानी ग्रीन हाउस गैस का करती है, जिससे सूर्य से आने वाले शॉर्ट वेव्स तो आती हैं, शॉर्ट वेव रेडिएशन होता है, लेकिन लॉन्ग वेव्स वापस नहीं जाता, यानी ये हीट को रोक लेती है और पृथ्वी के वायुमंडल को गर्म करने का काम करती है। इसीलिए इसको ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। हालांकि इसका पॉजिटिव इफेक्ट भी बहुत है, जैसे प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये ना हो तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी और भोजन नहीं प्लांट्स बना पाएंगे, और प्लांट्स नहीं हुए तो हम लोगों का अस्तित्व तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट भी है। आगे देखते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के बाद नियान एक इम्पॉर्टेंट गैस होती है, जिसे हम बोलते हैं नियान। इसकी अमाउंट 0.018% होती है और नियान एक अक्री गैस है जो कि पॉलिश के साथ यूज़ की जाती है। रात में देखिए जब लाइट पड़ती है तो चमक उठती है, नियान कोटिंग या नियान पॉलिश कहते हैं। नेक्स्ट देखें तो नियान के बाद हीलियम एक बहुत इंपॉर्टेंट गैस है, जिसकी अमाउंट 0.00065% होती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हीलियम एरोप्लेन के टायर्स में भरी जाती है और बहुत तरह से रोल प्ले करती है। बैलून्स में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट ओजोन देखते हैं, O3। इसकी अमाउंट 0.0006% या 0.6% है। और ये जो गैस होती है ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर, लोअर स्ट्रेटोस्फीयर और अपर ट्रोपोस्फीयर में पाई जाती है। और ये वायुमंडल से में हमारे लिए एक प्रकार से प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है, क्योंकि ये सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेजेस या पराबैंगनी किरणों से हमें सुरक्षा प्रदान करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम आगे डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट ये हाइड्रोजन की अमाउंट 0.00005% होती है, यानी हाइड्रोजन कम अमाउंट में होता है यहाँ पर, लेकिन इसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। ये हल्की होती है, बैलून्स में भरी जाती है, सबसे ऊपर पाई जाती है, बहुत सारे कंपाउंड्स के साथ ये मिला हुआ होता है। तो हाइड्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अन्य देखें तो फिर अन्य अक्रिय गैसें बहुत सारी पाई जाती हैं, जिसे इनर्ट गैसेस कहते हैं, जैसे क्रिप्टॉन है, जेनान है, इस तरह की गैसेस होती हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे वायुमंडलीय कंपोनेंट की। तो दूसरा कंपोनेंट है जलवाष्प। तो गैसों के बाद जलवाष्प बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी अमाउंट अगर वायुमंडल में देखा जाए तो ये 0 से लेकर के 5% तक पाई जाती है, यानी पूरे वायुमंडल में 0 से 5% तक किसकी अमाउंट होगी? जलवाष्प।
ये वेरी करती है, यानी विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जलवाष्प की मात्रा घटती जाएगी और धरातल पर नीचे से पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाएंगे तो फिर जलवाष्प की मात्रा घटती जाएगी। हमारे वायुमंडल में विभिन्न रूपों में पाई जाती है, जैसे बादलों के रूप में, कोहरा के रूप में, ओला के रूप में, बर्फ के रूप में, ठीक है, बहुत तरह से वर्षा के रूप में, इस तरह बहुत सारी पाई जाती है। और ये जलवाष्प यदि पूरे वायुमंडल में पाई जाने वाली जलवाष्प को अगर संघनित कर दिया जाए तो पृथ्वी के ऊपर करीब 1 इंच या 2.5 सेंटीमीटर मोटी परत जल की बन जाएगी, यानी पूरी पृथ्वी को 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर थिक लेयर वाटर की कवर कर लेगी। इतना जलवाष्प हमारे वायुमंडल में पाया जाता है। अब नेक्स्ट, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे देखें तो परागकण, ये धूलकण है। धूलकण भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वायुमंडल में धूलकण बहुत होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, वेरी माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं, इतने छोटे छोटे होते हैं कि हमें नेकेड आई से नहीं दिखाई देते, लेकिन कहीं से लाइट बीम अगर पड़ जाए तो ये उसमें ब्राउनियन मूवमेंट करते हुए दिखाई देते हैं। आपने देखा होगा अंधेरे कमरे में कहीं से लाइट आ रही है तो देखिए कितने कण उसकी लाइट में मूव करते रहते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स। यानी इस वायुमंडल में न जाने कितनी मात्रा यहाँ पर धूलकणों की होती है। तो धूलकण बहुत ज़्यादा वायुमंडल में पाए जाते हैं। धूलकणों की बात करें, अब हम देखें तो धूलकण इतने ज़्यादा क्यों हैं, किस लिए इम्पोर्टेंट है। तो धूलकण के इम्पोर्टेंस की बात किया जाए तो धूलकण इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये वायुमंडल से आने वाली जो लाइट होती है उसको स्कैटरिंग कर देते हैं, यानी जिसके कारण हमारा आकाश नीले रंग का दिखाई देता है। साथ ही साथ ये क्लाउड सीड्स का काम करते हैं। अगर ये धूलकण ना हो तो जो वायुमंडल में जल का संघनन होता है वो ना हो पाए, क्योंकि जल का संघनन जब इन्हीं धूलकणों के चारों ओर होता है तो छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स बनती हैं और उनसे फिर क्लाउड्स यानी बादल बनते हैं, और बादल जब बनेंगे तभी वर्षा होगी। तो यानी बादल बीज का काम कौन करेगा, डस्ट पार्टिकल्स करते हैं। इसके बाद हम देखें तो परागकण होता है, यानी कि पोलन ग्रेन्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये वायुमंडल में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं क्योंकि इतने सारे फ्लावर्स होते हैं और हवा चलती है तो उड़ते हैं, वायुमंडल में भी अपना अस्तित्व रखते हैं। आपने पहाड़ी क्षेत्रों में देखा होगा जो पाइनस यानी चीड़ के वृक्ष होते हैं, उस जब हवा चलती है तो पीले पीले पूरे पोलन ग्रेन्स उड़ते हैं और पीले रंग के बादल जैसी स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसे येलो क्लाउड्स के नाम से जाना जाता है। ये हजारों किलोमीटर तक, सैकड़ों हजारों किलोमीटर ये हवा के साथ उड़ते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं वायुमंडल के संगठन में ये भी रोल प्ले करते हैं। हालांकि इनसे बहुत ज़्यादा होता है, अस्थमा की प्रॉब्लम भी हो जाती है, नेगेटिव इम्पैक्ट। आगे देखें ये एरोसॉल। एरोसॉल क्या होता है, ये सॉलिड और लिक्विड का मिश्रण होता है, यानी ठोस और तरल के मिश्रण को एरोसॉल कहते हैं। ये जैसे पेंट्स होती है, वार्निश होती है, स्प्रेइंग होती है, डीओ होता है, इस तरह फ्यूम्स होते हैं, उनसे निकलते हैं। तो वायुमंडल में बहुत ज़्यादा हैं, ये पॉल्यूटेंट का काम करते हैं। कभी कभी तो वायुमंडल में इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि मानसून यानी कि वर्षा में के लिए नेगेटिव हो जाते हैं। आपने सुना होगा कि हिंद महासागर के ऊपर ब्राउन क्लाउड्स इकट्ठे हो गए थे, जिसकी वजह से हिंद महासागर का में हाई प्रेशर नहीं बन पाया था और तापमान अधिक होने के कारण और मानसून लेट हो गया था, जिसके कारण भारत में सूखा पड़ गया था। तो एरोसॉल एक प्रकार से पॉल्यूटेंट है। हम लोग सेविंग करते हैं ना, तो जब ब्रशिंग करते हैं तो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स एयर में जाते हैं, वो भी एरोसॉल का काम करते हैं। राख की बात करें तो जैसा आप जानते हैं कि बहुत सारा फॉसिल फ्यूल्स बर्न होता है, धुआं है, सब चीज़ें एटमॉस्फेयर में जाता है और उसके साथ छोटे छोटे शूट्स राख पार्टिकल्स भी जाते हैं, जो औद्योगिक चिमनियाँ होती हैं उनसे निकलता है, जो ट्रेन कोयले वाली ट्रेन होती है उससे बहुत ज़्यादा बाहर निकलता है। साथ ही साथ ज्वालामुखी फट जाए तो उससे भी बहुत ज़्यादा निकलता है। तो ये जो धूल कण है, ये राख है, राख भी वायुमंडल में अपना रोल प्ले करते हैं, ऐश जिसे कहते हैं। अब देखिए धुआं, तो धुआं भी बहुत तरह का होता है। धुआं में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, बहुत सारी गैसेस हैं जो वायुमंडल में पाई जाती हैं और ये अपना रोल प्ले करती हैं। तो इस तरह हमने देखा कि वायुमंडल का संगठन इन सारी गैसें, जलवाष्प, धूलकण, परागकण, एरोसॉल और राख और धूल से होता है। अब हम देखें वायुमंडल की संरचना कैसी होती है। तो वायुमंडल की संरचना बहुत ही सिंपल है, बहुत जटिल नहीं।
यदि हम यहाँ बात करें तो यदि आप इसे देख पा रहे हैं, एक फिगर हम ले लें, यानी ये हमारा वायुमंडल का एक सेक्शन है। ये मान लिया हम 0 डिग्री ले रहे हैं यानी विषुवत रेखा, और यहाँ पर 90 डिग्री यानी कि ध्रुव, उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव वही मिले। अब हम देखते हैं कि वायुमंडल में सबसे निचली परत जो होती है उसे कहते हैं क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर। इसकी ऊंचाई विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर होती है और ध्रुव पर 8 किलोमीटर होती है। यानी इसमें अगर हम देखें, लेकिन क्षोभ सीमा सम्मिलित होती है, यानी ट्रोपोपॉज इंक्लूडेड होती है। तो ट्रोपोस्फेयर प्लस ट्रोपोपॉज इक्वल टू हाइट कितनी हुई, इक्वेटर में 18 और पोलर रीजन पे 1 किलोमीटर। ये सबसे निचली परत होती है और वायुमंडल की सबसे घनी परत होती है, सबसे ज़्यादा घनी होती है। इसी में विभिन्न प्रकार के बादल पाए जाते हैं, स्नोफॉल होता है, हेल स्टॉर्म्स होते हैं, स्क्वल्स होते हैं, साइक्लोन्स होते हैं और बादल बनते हैं, वर्षा होती है। ठीक है, जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं, जेट स्ट्रीम्स भी इसके ऊपरी भाग में चलती हैं, जेट स्ट्रीम्स कहेंगे। तो ये सारी घटनाएं यहाँ पर होती हैं। क्षोभ मंडल का नाम का मतलब हुआ मिक्सिंग ऑफ गैसेस, यानी मिक्सिंग ऑफ एयर और मिक्सिंग ऑफ गैसेस। तो यहाँ गैसेस टर्बुलेंसी के कारण ऊपर नीचे कन्वेक्शन होता है, मिक्सचर होता है, इसीलिए इसको क्षोभ मंडल कहते हैं, यानी मिक्सिंग ऑफ गैसेस। तो क्षोभ मंडल में देखते हैं एक अगर ऊंचाई पर जाएं तो तापमान घटता है। ये तापमान घटने की जो दर होती है क्षोभ मंडल में, ये करीब 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के रेट से होती है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं NLR, यानी नॉर्मल लैब्स रेट। ये चाहे विषुवत रेखीय क्षेत्र में हो चाहे ध्रुवीय क्षेत्र में, यही कारण है कि विषुवत रेखीय क्षेत्र में चूंकि गैसों का तापमान ज़्यादा होता है, इसलिए गैसें अधिक ऊंचाई तक जाती हैं। तो यहाँ ऊंचाई 18 किलोमीटर हो जाती है और ध्रुवों पर ऊंचाई तापमान कम होने के कारण कम होती है, क्योंकि गैसें अधिक ऊंचाई तक नहीं जा पाती। यही नहीं बल्कि क्षोभ मंडल में जो ज़्यादातर प्लेन वगैरह तो उड़ाए जाते हैं, छोटे मोटे और सारी चीज़ें होती हैं, मौसम संबंधी घटनाएं, डिस्टर्बेंस ज़्यादा होता है। यहाँ जैसे ही ऊंचाई पर जाएंगे तो सबसे ऊपरी सीमा यानी क्षोभ यानी अपर लिमिट ऑफ द ट्रोपोस्फेयर इज कॉल्ड एज ट्रोपोपॉज, यानी क्षोभ मंडल की सबसे ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं। और ये क्षोभ सीमा करीब 1.5 से 2 किलोमीटर की होती है। क्षोभ सीमा में वो ऊंचाई यानी कि धरातल से ऊपर जाने पर एक ऐसी ऊंचाई होती है जहाँ तापमान घटने की दर 0 हो जाती है, यानी द डिक्रीजिंग रेट ऑफ टेम्परेचर स्टॉप्स। तो जहाँ पर तापमान घटने की दर 0 होती है, रुक जाती है, तो उसे कहते हैं कोल्ड पॉइंट। क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड एज कोल्ड पॉइंट। तो कोल्ड पॉइंट कहाँ पर होता है? तो ये क्षोभ सीमा पर होता है। इसके और ऊपर गए तो हमें दूसरी परत वायुमंडल की मिलती है, जिसे हम कहते हैं समताप मंडल। समताप मंडल बहुत ही स्ट्रेटोस्फीयर है, इसकी हाइट अप टू 50 किलोमीटर होती है धरातल से। समताप मंडल के निचले भाग में तापमान समान रहता है, इसीलिए इसको समताप मंडल कहते हैं। समताप मंडल की सबसे ऊपरी जो लिमिट होती है उसे समताप सीमा कहते हैं, यानी उसे क्या बोलेंगे? समताप सीमा। समताप सीमा यानी कि ट्रोपोपॉज। यहाँ पर देखते हैं तो समताप मंडल में ही एक दूसरी परत है पाई जाती है। हाँ, टेम्परेचर यहाँ बढ़ता है। दूसरी परत क्या है? ओजोन परत पाई जाती है। यहाँ क्या पाई जाएगी? O3 लेयर। तो ओजोन परत क्या करती है? जो सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेजेस हैं, पराबैंगनी किरणें, उनको अवशोषित कर लेती है, इसलिए इसका तापमान बढ़ता है। तो इसलिए कह सकते हैं कि जो समताप मंडल में ऊंचाई पर जाने पर तापमान में वृद्धि होती है। लेकिन समताप सीमा पर अगर देखा जाए तो यहाँ तापमान 0 डिग्री हो जाता है, 0 डिग्री रहता है, क्योंकि यहाँ पर माइनस में तापमान रहता है, यानी बढ़ेगा भी तो कितना बढ़ेगा? 0 तक ही बढ़ेगा। समताप मंडल का जो निचला भाग होता है वहाँ मौसम शांत रहता है, डिस्टर्बेंस नहीं होता, इसलिए जेट कमर्शियल जो जेट होते हैं वो समताप सीमा में ही उड़ाए जाते हैं। हेलीकॉप्टर तो क्षोभ मंडल में ही उड़ा जाते हैं, लेकिन ये कमर्शियल जेट प्लेन है क्योंकि यहाँ जेट स्ट्रीम्स भी चलती हैं। निचले समताप मंडल, ऊपरी क्षोभ मंडल में जेट स्ट्रीम्स चलती हैं, जिससे ईंधन भी कम लगता है और डिस्टर्बेंस कम, तो इसलिए यहाँ जेट एयरवेज उड़ाए जाते हैं। समताप मंडल के जैसे ही ऊपर जाते हैं तो हमें क्या मिलता है? यानी यहाँ पर ओजोन परत हमने बता ही दिया। अच्छा, इसके ऊपर जाएंगे तो मध्य मंडल, इसे कहते हैं मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्या है? मध्य मंडल, जैसा कि आप देख रहे हैं ना,
मध्य मंडल हेमिस्फीयर। यहाँ पर मिटियोर्स आते हैं, ये देखे गए हैं मिटियोर्स की घटना यहाँ होती है। यहाँ पर ऊंचाई पर जाने पर तापमान फिर से घटने लगता है और यह करीब 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है और यहाँ तापमान -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। जब तापमान -100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है बहुत कम होगा। तो कुछ घटनाएं तो यहाँ पर भी होंगी। तो यहाँ पर देखा जाता है एक प्रकार से बादल पाए जाते हैं जिसे नोक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नोक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स कहते हैं। तो नोक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स होते हैं यानी उषादीप्त बादल कहते हैं। ये मिटियोर्स की वजह से कई बार बन जाते हैं और वो हैंगिंग बादल रहते हैं, इनसे वर्षा नहीं होती। उसके और ऊपर जाते हैं मध्यमंडल के ऊपर तो मिलेगा तापमंडल। जैसे हमने बताया कि ये तापमंडल क्योंकि तापमान यहाँ पर बढ़ता ही चला जाता है, टेम्परेचर यहाँ बढ़ता ही चला जाएगा, इसे तापमंडल कहते हैं। इसको पुनः दो भागों में बांटते हैं, एक आयन मंडल और दूसरे को बहिर्मंडल। आयन मंडल ये निचला भाग है, ये करीब 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। आयन मंडल जो होता है इसमें परतें जो होती हैं पृथ्वी की, जैसे हम यहाँ पर ले लें उसको यहाँ पर या देख लें, अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ परतें जो होती हैं ये लेयर्स होती हैं, यहाँ नहीं दिख रहा है, इसमें दिखा देते हैं। तो परतों के रूप में यहाँ परतें पाई जाती हैं, जैसे डी लेयर होती है और फिर उसके बाद डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर और जी लेयर, इस तरह इसमें परतें पाई जाती हैं। तो ये जो लेयर्स होती हैं इनमें यानी पहली बात तो आयन मंडल में गैसें आयनीकृत रूप में होती हैं, तापमान बढ़ता है और यहाँ परतें पाई जाती हैं। परतें पाए जाने में जो डी परत होती है ये शॉर्ट रेडियो वेव्स के जो सिग्नल्स होते हैं उनको रिफ्लेक्ट कर देती है और मीडियम लॉन्ग को एब्जॉर्ब कर लेती है। यानी कि डी लेयर रिफ्लेक्ट्स सिग्नल्स ऑफ शॉर्ट रेडियो वेव्स एंड एब्जॉर्ब्स सिग्नल्स ऑफ मीडियम एंड लॉन्ग रेडियो वेव्स। उसके बाद ई लेयर क्या होती है? हाँ, डी लेयर 99 किलोमीटर तक होगी। उसके बाद ई लेयर 99 से लेकर 130 किलोमीटर तक, ई लेयर 150 तक होती है, लेकिन ई को दो भागों में बांट देते हैं, E1 और E2। तो जो E1 और E2 यानी ई को दो भागों में बांट दिया, E2 और E1। E1 जो होती है ये 99 से 130 किलोमीटर तक होती है और यहाँ ए बी और ऊपर जो E2 होती है ये 130 से लेकर के 150 किलोमीटर तक होती है। ये चाहे डी लेयर हो चाहे ई लेयर हो दिन के समय बनती है लेकिन रात के समय गायब हो जाती है। इसको अपलेटन लेयर भी कहते हैं, ये किनली हेविसाइड लेयर भी कहते हैं, किनली हेविसाइड लेयर भी कहते हैं। तो किनली हेविसाइड लेयर इसको कहते हैं, ई लेयर को। तो इसमें क्या होता है ये भी हमने अभी बताया कि मीडियम और लॉन्ग वेव्स रेडियो वेव्स को एब्जॉर्ब कर रिफ्लेक्ट कर देती हैं और शॉर्ट को। इसके और ऊपर गए तो एफ लेयर होती है, एफ लेयर को एप्लेटन लेयर कहते हैं। ये 130 एफ लेयर जो होगी एफ लेयर ये 150 किलोमीटर से लेकर 380 किलोमीटर तक होती है। इसकी विशेषता क्या है? इसे एप्लेटन लेयर कहते हैं और ये भी दिन के समय बनती रात के समय गायब हो जाती है। ये भी मीडियम और लॉन्ग वेव्स को रिफ्लेक्ट करती है और शॉर्ट को एब्जॉर्ब करती है। इसके और ऊपर चले गए तो फिर हमें मिलती है सबसे ऊपरी लेयर होती है स्पोरेडिक लेयर। इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है लेकिन कहते हैं कि ये भी दिन के समय गायब हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं दिन और रात दोनों बनती है। इसमें फिर हम देखें तो जो आयन मंडल होता है इसमें जो अरोरा की घटना होती है, अरोरा क्या है? कॉस्मिक जो लाइट होती है, जो सूर्य की सतह से चलने उठने वाले जो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स होते हैं यानी चुंबकीय तूफान होते हैं, उनके साथ चार्ज पार्टिकल्स आते हैं और जब पृथ्वी के आयन मंडल में पहुंचते हैं तो इनके साथ में आवेशित होते हैं तो इसमें फंसते हैं आयन मंडल में चार्ज पार्टिकल्स। तो वो जो बीम होती है चार्ज पार्टिकल्स की फंसती है तो उससे स्पार्किंग होती है। तो स्पार्किंग की वजह से एक प्रकार की लाइट पैदा होती है और वो रंग बिरंगी लाइट जैसे लगता है आतिशबाजी हो रही है और ये पोलर रीजन पे नाइट के मिड नाइट में दिखाई देते हैं, विंटर सीजन में विशेषकर। तो ये नहीं कहते हैं अरोरा। अरोरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ पोल में कहेंगे अरोरा, बोरियोलिस और सदर्न में यानी अंटार्कटिका में कहेंगे अरोरा ऑस्ट्रेलिस। इनफैक्ट बोरस मीन्स नॉर्थ होता है, ऑस्ट्रेलिस मीन्स साउथ होता है। इसलिए यही नहीं बल्कि जो हमारे जैसे मध्य मंडल में हमने देखा बहुत सारी घटनाएं। हाँ, यहाँ पर जो आयन मंडल में स्पेस जो स्टेशन होते हैं
जैसे कहते हैं ना स्पेस स्टेशन, वो यहीं पर बनाए जाते हैं। आयनमंडल में स्पेस स्टेशन होते हैं। इसके बाद फिर आते हैं बहिर्मंडल या एक्सोस्फीयर। इसकी ऊंचाई करीब 10,000 किलोमीटर तक मानी जाती है और एक्सोस्फीयर में करीब टेम्परेचर 5-6 डिग्री सेल्सियस होता है और यहाँ गैसेस जो होती हैं निबुला फॉर्म में होते हैं, गैसों का कोई अस्तित्व नहीं होता। अगर आप स्पेसक्राफ्ट से हाथ बाहर निकलें तो आपका हाथ बर्न नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ आपके हाथ को बर्न करने के लिए कोई माध्यम नहीं होता, इसीलिए ये इफेक्टिव नहीं होता। लेकिन जो हमारे सैटेलाइट्स होते हैं वो इसी में छोड़े जाते हैं। सैटेलाइट्स बहिर्मंडल में ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो चाहे वो इनसेट सैटेलाइट हो, चाहे IRS सैटेलाइट हो, चाहे जियो स्टेशनरी हो या PSLV GSLV जो कहते हैं, तो ये सब यहाँ पाए जाते हैं। तो ये हमारा वायुमंडल बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें एक ऊंचाई होती है। वायुमंडल के बारे में जैसे कहा जाता है कि यहाँ अल्ट्रावायलेट रेज आ जाती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दें तो अल्ट्रावायलेट रेजेस 2 तरह की होती हैं, 3 तरह की होती हैं। एक अल्ट्रावायलेट रेज A, अल्ट्रावायलेट रेज B, अल्ट्रावायलेट रेज C। इसमें 95% धरातल पर आने वाली जो वेव्स होती हैं अल्ट्रावायलेट A होती है और 5% अल्ट्रावायलेट B होती हैं, लेकिन अल्ट्रावायलेट C नहीं आती, वो ओजोन लेयर के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। दूसरा क्या है, एक लाइन होती है जिसे कर्मन लाइन कहते हैं। कर्मन लाइन धरातल से 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है, जो कि पृथ्वी के वायुमंडल और अंतरिक्ष मंडल के बीच में डिमार्केशन का काम करती है। कहते हैं कि धरातल से 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक पृथ्वी का वायुमंडल पाया जाता है, उसके बाद अंतरिक्ष मंडल आ जाता है। इसके बारे में सबसे पहले एक हंगेरियन एस्ट्रोनॉट थे और ये क्या कहते हैं जियोफिजिसिस्ट थे, उनका नाम था थियोडर कर्मन। उन्होंने बताया था, इसीलिए इसको कर्मन लाइन कहते हैं। तो कर्मन लाइन कहते हैं, ये कर्मन लाइन मीजो यानी स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर मीजोस्फीयर में पाई जाती है। कर्मन लाइन में के नीचे ही जो ज़्यादातर प्लेन वगैरह उड़ाए जाते हैं। और हम फिर क्या देखते हैं कि कर्मन लाइन का महत्व इस तरह भी है कि पूछा जाता है कि कर्मन लाइन किस लिए महत्वपूर्ण है। तो आपको यही बताना है कि स्पेस और अर्थ के एटमॉस्फेयर को दोनों को डिमार्केट करने वाली लाइन होती है। USA में देखा जाए तो इसकी ऊंचाई करीब 83 से 84 किलोमीटर ही मानी जाती है, ज़्यादा नहीं मानी जाती, लेकिन जनरली इसे 100 किलोमीटर काउंट किया जाता है। तो क्या हमारा ये चैप्टर रहा, इससे रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप हमारे वीडियो चैनल में कमेंट कर सकते हैं, हमें कमेंट बहुत अच्छे लगते हैं। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा जिससे कि हम वीडियोस देते रहें। ओके।